स्वागत है साथियों। आज हम सभी अपनी इस क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सीरीज़ डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक पर आधारित है उसकी तीसरी क्लास पढ़ेंगे। यानी इस सीरीज़ की तीसरी क्लास है ये, और इसमें हम छायावादोत्तर हिंदी साहित्य के विषय में पढ़ रहे हैं। छायावादोत्तर हिंदी काव्य में कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, कौन सी बातें डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से महत्वपूर्ण हैं, वो सारी बातें जान लेने के बाद यूपीजीडीसी, जीआईसी और यूजीसी नेट की तमाम परीक्षाओं के लिए बेहतरीन ढंग से आपकी तैयारी हो सकती है। तो देखते हैं इस क्रम में पहला पॉइंट है निराला की प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो निराला की प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी हैं आपको ध्यान रखना है। कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कानी, खजोहरा, मास्को डायलॉग्स, स्फटिक शिला, नए पत्ते संग्रह की अधिकांश कविताएं। यानी नए पत्ते संग्रह की अधिकांश कविताएं और ऊपर आगे जो आप सभी कविताओं के नाम देख रहे हैं ये सभी निराला की प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती हैं और छायावादोत्तर हिंदी काव्य के अंतर्गत प्रगतिवादी रचनाओं की गणना की जाती है। तो इन रचनाओं के नाम आप बेहतर ढंग से तैयार कर लें। इसमें से कोई एक भी अगर पूछ लिया जाए कि मास्को डायलॉग्स के रचनाकार कौन हैं, रानी और कहानी किसकी रचना है, तो आप पहचान सकें कि ये निराला की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। अगला पॉइंट ध्यान से देखें कि निराला की दृष्टि लोकोन्मुखी थी। हमने अपनी पिछली क्लास में भी ये बात की थी कि निराला की दृष्टि क्या थी, ये लोकोन्मुखी थी। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि इनकी जो कविताओं में प्रगतिशीलता दार्शनिक रूप में नहीं बल्कि लोकानुभूतियों के रूप में आती है। तो जो लोकोन्मुखी रचनाकार होगा उसकी जो प्रगतिवादी जो दृष्टि होगी, प्रगतिशील दृष्टि होगी, वो दार्शनिक रूप में न होकर के लोकानुभूतियों के रूप में निकलती है और निराला ऐसे ही रचनाकार हैं। तो ये तथ्य यहाँ से ध्यान रखना है, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में है। इसके आगे वे लिखते हैं कि निराला की छायावादी कविताओं में निराला का लोकोन्मुख व्यक्तित्व प्रारंभ से ही झलकता रहा है। निराला का जीवन संघर्षमय तथा लोक संपृक्त रहा है, इसलिए वे स्वभावतः प्रेम सौंदर्य के बोध के साथ साथ जीवन के अन्य अनुभवों को अपने में समेट लेते हैं। तो ये निराला के काव्य की विशेषता है जो छायावादोत्तर साहित्य के अंतर्गत आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली हमारी ये बैच चल रही है जो कि यूपीजीडीसी की रिटन परीक्षा को केंद्र में रख करके चलाई जा रही है। बहुत ही शानदार ये बैच जिसमें जो लोग भी 72+ प्रश्नों के साथ इस समय बरकरार हैं यूपीजीडीसी की परीक्षा में, वो लोग रिटन परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और रिटन परीक्षा की तैयारी के लिए हमारा ये बैच 10 जून से शुरू हो रहा है। तो ये 30% की छूट है फीस में, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। और मॉडल आंसर जो विभिन्न आयोगों में और विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, वैसे प्रश्नों की पूरी सीरीज़ और उसमें हम एक प्रारूप आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आप यूजीसी नेट के बैच के लिए भी जो छात्र चाहें, वो इच्छुक हों, वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं आगे का जो तथ्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि निराला के काव्य के विषय में आपको ध्यान रखना है कि इनकी कविताओं की जो भाषा है वो लोक की है, इसके मुहावरे लोक के हैं, शैली लोक की है। इनमें लोक कथात्मकता और संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यानी जो प्रगतिवादी दौर की रचनाएं हैं निराला की, उनमें लोक कथात्मकता और संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया और सारे मुहावरे, शैली और भाषा सब कुछ लोक से अर्जित की हुई है। 3 अन्य संग्रहों के विषय में नगेंद्र जी की पुस्तक में लिखा है कि अणिमा, अर्चना और आराधना आदि में संकलित इधर की छायावादी कविता में निराला ने स्वानुभूति पर गीत लिखे हैं। यानी अणिमा, अर्चना और आराधना में क्या कर रहे हैं, छायावादी टाइप की जो कविताएं हैं उसमें स्वानुभूति पर गीत लिख रहे हैं। तथा दूसरी ओर विजय लक्ष्मी पंडित, प्रेमानंद जी, संत रविदास, प्रसाद जी, महात्मा बुद्ध आदि विविध क्षेत्रों के व्यक्तित्वों पर भी कविताएं लिखते हैं इन संग्रहों में। तो कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे कि विजय लक्ष्मी पंडित, प्रेमानंद जी, संत रविदास, प्रसाद तथा महात्मा बुद्ध पर कौन कविताएं लिखता है, तो ये आपको ध्यान रखना है निराला जी ने लिखी हुई हैं अपने इन 3 संग्रहों में। तो ये कुछ बातें हैं जो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तकों का जिन्होंने अध्ययन किया होगा वो बेहतर ढंग से देख पा रहे होंगे। और हमारी जो यूपीजीडीसी की रिटन परीक्षा की बैच है, ऐसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नगेंद्र, बच्चन और शुक्ल की पुस्तक के आधार पर हम तैयार करवा रहे हैं। तुलसीदास इस अवधि की इनकी विशिष्ट देन है। यानी जो छायावादोत्तर दौर है, जो प्रगतिवादी कविता का दौर है, उसमें तुलसीदास कविता निराला की एक विशिष्ट देन है इस दौर की। इसका विषय क्या है,
यानी इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, तो नगेंद्र जी की पुस्तक में लिखा है कि इसमें भारत को सांस्कृतिक और सामाजिक पराजय के गर्त से निकालने का संकल्प है। किसमें? तुलसीदास में। तो इसका एक उद्देश्य तुलसीदास कविता का है, इसे ध्यान रखना है। बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत के छायावाद उत्तर दौर की जो कविताएं हैं, छायावाद के उत्तर की अवधि की, उसके विषय में लिखते हुए बच्चन जी नगेंद्र जी की पुस्तक में लिखा है कि पंत जी अपने संस्कार और भाषा में मूलतः क्या रहे हैं? छायावादी। यानी वो प्रगतिवादी दौर की कविताएं लिख रहे हों या अरविंद दर्शन से प्रभावित कविताएं लिख रहे हों, उनके संस्कार और उनकी जो भाषा है वो मूलतः छायावादी ही रही है। इनके काव्य साहित्य का अध्ययन और उसका विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि ये अपने चिंतन और विषय में अधिक विकासशील रहे। ये कहने के पीछे ये तर्क है कि जैसे छायावादी कविताएं उन्होंने लिखी, फिर प्रयोगवाद मार्क्सवाद पे आधारित कविताएं लिखी, उससे प्रभावित होकर कविताएं लिखी, फिर अरविंद दर्शन, अंतश्चेतनावादी, तमाम तरह की विचारधाराओं से प्रभावित होते हुए इनकी प्रवृत्तियां काव्य की विकसनशील रही हैं। तो ये बात इस दौर की इनके साहित्य के विषय में नगेंद्र जी की पुस्तक में लिखा है। आगे सुमित्रानंदन पंत पर ही लिखते हुए नगेंद्र की पुस्तक में लिखा है कि सन 36 में युगांत की घोषणा करके उन्होंने 39 में युगवाणी और 40 में क्या लिखा? ग्राम्या। 40 में ग्राम्या की रचना की। ठीक है। इसके साथ ही वे मार्क्सवाद के भौतिक दर्शन और जनजीवन के सत्यों की ओर उन्मुख हुए। ठीक है। ग्राम्या की जो दौर था उसमें मार्क्सवाद के भौतिक दर्शन और जनजीवन के सत्यों की ओर उन्मुख हुए। पंत ने मार्क्सवादी दर्शन को चिंतन के स्तर पर स्वीकार किया है। अभी हमने देखा कि निराला ने क्या किया है? मार्क्सवादी दर्शन को अनुभूति के स्तर पर स्वीकार किया है, लेकिन पंत ने चिंतन के स्तर पर स्वीकार किया। इसीलिए कहा जाता है कि पंत ने मार्क्सवाद पर आधारित जो रचनाएं लिखी, कविताएं लिखी, उनमें मार्क्सवादी चिंतन बहुत स्पष्ट हुआ है, क्योंकि वो चिंतन और सिद्धांतों के स्तर पर रचनाएं लिख रहे हैं। लेकिन निराला अनुभूतियों के स्तर पर, मार्क्सवाद के का जो चिंतन है उसे अनुभूति के स्तर पर ला करके साहित्य रच रहे हैं। तो निराला ने क्या किया? निराला ने संवेदना और अनुभव के माध्यम से मार्क्सवादी दर्शन को अपनाया। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जिससे आप सुमित्रानंदन पंत और निराला पर लिखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐड कर सकते हैं। ग्राम्या से आगे की यात्रा में पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए, ये नगेंद्र की पुस्तक में है। ठीक है। तो ग्राम्या तक वे मार्क्सवाद के भौतिकवाद से प्रभावित रहे, लेकिन उसके आगे की जो उनकी रचनाएं हैं वो अरविंद दर्शन से प्रभावित दिखाई पड़ती हैं। ठीक है। आगे देखिए कि इसमें है कि अरविंद दर्शन में वे भौतिकवाद और आध्यात्मवाद इन दोनों में समन्वय ढूंढते हैं। ये नगेंद्र जी की पुस्तक में लिखा है कि भौतिकवाद और आध्यात्मवाद किसी एक को वे सही विकल्प मान ही नहीं रहे हैं, सही उसमें रास्ता उन्हें मिलता ही नहीं। तो भौतिकवाद और आध्यात्मवाद दोनों का समन्वय ढूंढते हैं, तो वो अरविंद दर्शन में, और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, शिल्पी, लोकायतन आदि परिवर्ती जो कृतियाँ हैं वो रची, और उसमें इसी समन्वय का प्रयास वो लगातार करते रहते हैं। तो ये छायावादोत्तर दौर का जो साहित्य है, हिंदी साहित्य, उसका अध्ययन जब हम करेंगे डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक के पर आधारित, वहाँ हमें इन सारे तथ्यों को पढ़ने को का अवसर मिलेगा। और ऐसे आप हमारे इस पुनर्नवा बैच से जुड़ के यूपीजीडीसी की रिटन परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही 2027 में संभावित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए अभी से जो 4 से 5 महीने 6 महीने का समय है, उसमें लगातार अपने आप को मांझते हुए ये दोनों बैच बहुत बेहतर ढंग से चल रही हैं। हमारे साथी जुड़ रहे हैं और इसमें हम बेहतर तैयारी करेंगे। यूजीसी नेट के साथियों के लिए बहुत ही न्यूनतम फीस पे 1 महीने की पूरी क्लास, जिसमें हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।